तो आइए डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा। अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट एट एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बाउंड्री ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम, है ना, फ्रॉम एयर टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाई 2, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो देखो, एक प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बाउंड्री। तो अगर आपको पिछले क्लास का डायग्राम नहीं पता होगा फिर आप ये क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एक और बना लेते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड, सॉरी, ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना। और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बना रहा है। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग गया, ये 37 डिग्री है, ठीक है ना। टू अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो ये हमारा डेंसर है और ये हमारा रेयर है। तो आपको पता है कि रे ऑफ लाइट इट विल बेंड, डेंसर से रेयरर में अगर रे ऑफ लाइट जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है ना। अब अगर अपन ये वेव फ्रंट बनाएंगे, है ना, तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। यही पूछा है ना, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू कितना है 3/2, म्यू वन कितना है एयर, तो ये 1 है। तो हमारा साइन आर बराबर आ गया 2/3 इंटू साइन 37। अगर अपन साइन 37 बनाए तो ये 5 3 और ये 4, ये 37 डिग्री। तो साइन 37 हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो 3/5, है ना। तो ये दोनों कट गए, तो साइन आर बराबर हो जाएगा 2/5 या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2/5, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है ना। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये प्लेन्स मिरर है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और ये हमारी इंसिडेंट लाइट है ना, ये इंसिडेंट लाइट है। तो अगर ये इंसिडेंट लाइट होगी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको पता लग जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, हम आई डब्ल्यू लिख देते, ठीक है ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा। और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, वेव हमेशा एनर्जी के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। ये बन गया नॉर्मल और ये बन गया नॉर्मल, ठीक है ना। अगर अपन रिफ्लेक्टिंग रे बनाएंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग रे बन जाएगा ना, रिफ्लेक्टिंग रे अपन रेड से बनाते हैं तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब अपन इसको एज अ सेकेंडरी सोर्स मानेंगे और मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम टी लग रहा है। तो ये जो दूरी है ये वी टी है ना, ये जो दूरी है ये दूरी मान लीजिए वी टी, ये जो दूरी है, ठीक है ना, ये दूरी।
ये मान लीजिए ओ एम, ये ओ एम दूरी है। तो अपन ने क्या किया, एक वेवलेट बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे, ठीक है ना, एक स्फीयर बनाया, थोड़ा सा नीचे बनाता है, एक स्फीयर बनाया, और स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है ना, वो भी है हमारा v इंटू टी, है ना। तो ये वेवलेट बन गया। अब इससे अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, है ना। इससे अगर अपन टेंजेंट बनाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हमारा एट टाइम डेल्टा टी, ये हमारा बन गया आपका, ये हमारा बन गया रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, है ना। ये बन गया रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, एक्चुअली थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है ना। तो एक बार अपन थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए हमारा स्पीयर ऐसे करके बन जाता है, और ये हो गया हमारा स्पीयर का रेडियस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डायग्राम अच्छा लगेगा, थोड़ा सा, बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा। तो ये अपन ऐसे करके टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है टेंजेंट हमारा ये हमारी एनर्जी है, तो इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये होगा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आप ध्यान दो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, देखो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अगर अपन नाम इसको दे दें, अगर इसको अपन एन नाम दे देते हैं, तो अगर आप ट्रायंगल पी एन एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ एम, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इससे आप बता पा रहे हो ऑफ इंसिडेंस बराबर हो गए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। तो ये बताने का मेरा यही कारण है, एक तो देखो बोर्ड वाले जो कर रहे हैं उनको काम में आ जाएगा। दूसरा बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस अपन करेंगे फ्यूचर क्लासेस में। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी की और बात करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा डॉपलर इफेक्ट के बारे में भी बात कर ले, ठीक है। नेक्स्ट आइए बच्चों, अपन डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, है ना। अपन ने वेव में तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ लिया है क्लास 11th में। अब यहाँ पे लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो अ वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप इसको ऐसे समझिए कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से दूर दूर जाती है, ठीक है ना, जब दो बॉडीज एक दूसरे से दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, डिक्रीज। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप रास्ते पे खड़े हुए हो, और आपसे दूर एक बुलेट बाइक, ठीक है ना, बुलेट की बहुत तेज आवाज होती है, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को ये फेवरेट बाइक भी होती है। तो मान लीजिए कि आपसे जो बुलेट है वो दूर जा रही है, तो धीरे धीरे आपको उसकी आवाज कम होती हुई लगेगी। तो उस आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो धीरे 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 कम हो जाएगी। और अगर वो बुलेट आपके तरफ आएगी तो वो आवाज की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और सोर्स एक दूसरे के पास आते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ऑब्जेक्ट और सोर्स अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर, यहाँ पे लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। कॉमन सेंस है ना, इसमें तो कोई आपको समझाने वाली बात ही नहीं है।
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो समझ पा रहे हो ना, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे बुलेट की आवाज कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर ऑब्जर्वर या सोर्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो बुलेट की आवाज और तेज होती जाएगी, उस आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख दें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट इज मैक्सिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट, मतलब अपन वायलेट से लेके रेड तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज मिनिमम हो जाएगा इस कंडीशन से। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज मिनिमम और वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रहा है। ये वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम किसका होता है, रेड का होता है। तो वेवलेंथ इंक्रीज होने के कारण अपन इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है ना। क्या इसको बोलते हैं, रेड शिफ्ट। तो अगर दो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर जा रही होती है तो वहां पे जो शिफ्ट आता है अपन उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, है ना। रेड कलर का मेरे पास मार्कर नहीं है तो मैं ऐसे बनाते हैं रेड, है ना, तो इसको अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट। और अगर यही अगर मान लीजिए दो गैलेक्सीज या फिर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और वेवलेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना। एकदम सिंपल, और हम आपको क्रिप्स बता दे रहे हैं तो चीज़ें आपको नीट या जेई मेंस के लिए याद रह जाएंगी, है ना। ऐसे हाई फाई बहुत ज़्यादा हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे क्योंकि देखो इस साल नीट और जेई में आपको पता है क्या ही आने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ डिक्रीज हुई। अब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की है तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होगी। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो अपन इसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, है ना, अपन इसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला में। अगेन हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे यहाँ पर ना, अपन बिल्कुल नीट और जेई 2021 के कंटेक्स्ट में चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी को एफ लिख देते हैं ना, को ये वो लिखना बहुत दिक्कत है हमारी। फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस वी रेडियल बाई सी। ये वी रेडियल क्या होता है वहां थ्योरी में आपको। अब देखो ये क्या है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी में चेंज। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज पॉजिटिव है तो वेवलेंथ में चेंज नेगेटिव होगा। समझ गए ना मेरी बात। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज है, डेल्टा एफ मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा है ना। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज पॉजिटिव है तो वेवलेंथ में चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ये पॉजिटिव तभी है जब फ्रीक्वेंसी बड़ी है। फाइनल फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो फाइनल लैम्डा छोटा होगा, तो फाइनल लैम्डा छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा ना। सेम एक तो मुद्दे की बात है, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब वी रेडियल को कब पॉजिटिव रखोगे कब नेगेटिव रखोगे ये भी अपन लिख देते हैं ना। लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम सीधा उसको क्रॉप करके फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना, जेई मेंस और नीट आराम से इससे निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
Note that in the above formula, V is the component of source. V is the component of source velocity along the line joining the observer to the source relative to the observer. तो V, यहाँ पे ये जो V है, ये जो V रेडियल है, जो अपन यहाँ पे बात करें, ये जो V रेडियल है, it is the component of the source velocity along the line joining the observer टू द सोर्स रिलेटिव तो ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ना, उसी को अपन यहाँ पे वी रेडियल में लेते हैं ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, तो ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है, तो इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, है ना, इस लाइन के अलोंग जो सोर्स के वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, मान ले बेटा ये इधर में वी है, ये वी सोर्स है, और ये तेरा ऑब्जर्वर और सोर्स को मिलाने वाला लाइन है, तो इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा ना, ये मान ले थीटा है, तो यहाँ पे वी रेडियल हो जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये बात है अपनी। तो ये जो वी रेडियल होगा, सोर्स और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले जो लाइन होगा, उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा, उसको अपन वी मानेंगे, ठीक है ना। द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लाइन है, V इज पॉजिटिव when the source move relatively away from the observer। तो अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर चल जाएगा, है ना, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है मतलब रेड शिफ्ट। कैसे याद रखोगे? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट की है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट की है, बस ये याद रख लो। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा? वायलेट की है, ठीक है। तो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा वायलेट की है तो वेवलेंथ वायलेट का कम होगा। अब दूर जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट होगा तो वी पॉजिटिव। नेक्स्ट, एंड वी इज नेगेटिव व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब सोर्स पास आ रहा है, सोर्स पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वायलेट का, वेवलेंथ कम वायलेट का, तो पास आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये है। आइए 2 क्वेश्चन निपटा देते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए, विथ व्हाट स्पीड शुड अ स्टार मूव विथ रिस्पेक्ट टू अस so that the beam of wavelength 460 nanometer is observed at 460.8 nanometer। तो इनिशियल वेवलेंथ कितना था? 460 नैनोमीटर। बाद में वेवलेंथ कितना है? 460.8 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम किसका है? रेड का है। रेड का मतलब क्या? दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रेड शिफ्ट हो रहा है। हाँ भाई, रेड शिफ्ट हो रहा है। फॉर्मूला माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा बराबर माइनस वी बाई सी। बोलो तुम दोनों निपटो। वी बराबर कितना हो गया? वी पूछा ना, पूछा क्या है? व्हाट शुड अ स्टार बी मूव, ठीक है, स्टार की वेलोसिटी पूछी गई है। हाँ भाई, डेल्टा लैम्डा कितना है? 460.8 माइनस 460, तो 0.8 हो गया ये। तो 0.8 नैनो, बोलो तुम बन जाओ नैनो। सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और इनिशियल लैम्डा कितना था? 460 नैनो, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 521.7 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे अपना आंसर भी कैसे आया। अपना आंसर देखो, यहाँ पे आंसर क्या है? वी पॉजिटिव आया। वी पॉजिटिव कब आएगा? वी इज पॉजिटिव व्हेन द सोर्स मूव्स अवे
तो v पॉजिटिव आ रहा है मतलब सोर्स मूव अवे हो रहा है, तो रेड शिफ्ट जो तो अपन ने जो सोचा था बिल्कुल सही सोचा था, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रेड शिफ्ट तो दूर दूर जा रहा है, तो v को पॉजिटिव ही आना चाहिए था, है ना, अपन सही थे बिल्कुल। आइए एक और सवाल निपटाते हैं। देखो, अ गैलेक्सी मूविंग विद अ स्पीड 300 किलोमीटर पर सेकेंड शोज ब्लू शिफ्ट, है ना, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, कुछ नहीं पता अभी, पास जा रहा है दूर जा रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है ना, याद रखोगे कैसे ब्लू शिफ्ट? अच्छा, ब्लू का मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब लैम्डा कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगा जब दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, है ना। रटो मत, रटोगे तो फिर गए गए काम से ना, तो ब्लू शिफ्ट। अच्छा, पास पास आ रहे हैं तो आपको वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो वी रेडियल हो जाएगा -300 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, तो किलोमीटर मतलब 10⁻³ ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम, तो वेवलेंथ ऑब्वियसली बात है कम हो जाना चाहिए, तो अपन निकाल, आपको पता है कि डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा बराबर वी बाई सी, तो क्या निकालना है, क्या है व्हाट वेवलेंथ निकालना है ना, वेवलेंथ निकालना है, तो डेल्टा लैम्डा बराबर आ जाएगा वी लैम्डा बाई सी, है ना, वी लैम्डा बाई सी, तो v कितना है, नेगेटिव है -300, नेगेटिव का मतलब क्या है, वेवलेंथ कम हो जाएगा तो 589 से कम आना चाहेगा, हमारा आंसर कम आएगा, तो 10⁻³ इनिशियल वेवलेंथ कितना था इसका 589 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻9 कर दो, और अपॉन में c 3 × 10⁸, तो हम इसको सॉल्व करके रखते हैं, इसका आंसर आ रहा है -0.589, तो डेल्टा लैम्डा बराबर -0 पॉइंट यहाँ है 589 नैनोमीटर, है ना, आप सॉल्व कर सकते हो, -0.589 नैनोमीटर। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आना ही था ना, वेवलेंथ जो कम हो रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा तो नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव का मतलब फाइनल वाला कम है, तो इनिशियल -0.589 नैनोमीटर, तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो इनिशियल यहाँ पे अपन ने लिया था 589 नैनोमीटर -0.589 नैनोमीटर, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है लैम्डा फाइनल बराबर 588.411 नैनोमीटर, है ना, कम आना ही था, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये अपन ने डॉपलर इफेक्ट सीख लिया, और नीट और जेई मेंस के लिए अगर आपको इतना आता है आराम से इन सब चीज़ों को क्रैक कर लोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाला। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, है ना।